दोस्तों अक्सर कर कई बार देखने में आता है कि जब देश में रेप जैसे हीनियस क्राइम्स के मामले सामने आते हैं दोस्तों, तो कई कई बार उन मामलों के रिजल्ट इस तरीके के होते हैं कि जो बिल्कुल समझ से परे होते हैं। दोस्तों रेप के मामलों में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार वृद्धि हुई है दोस्तों, वो बड़ी चिंताजनक है दोस्तों। अब दोस्तों बात क्या है कि जब रेप जैसे मामलों की सुनवाई जब अदालतें करती हैं दोस्तों, उसमें कई तरीके की चीजें देखती है, कई तरीके के फैक्ट्स पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कई कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि कई निर्दोष लोग भी इस तरीके के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे मामले देश में आए हैं और कई बार देश की अदालतों ने ऐसे केसेस पर फैसले दिए हैं जहां पर लोगों को रेप के मामलों में नाजायज फंसाया गया था, लेकिन दोस्तों माननीय कोर्ट ने न्याय किया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि देश में जो सारे मामले रेप के आते हैं वो झूठे ही होते हैं या फिर सारे मामले सच्चे ही होते हैं दोस्तों मामले के सच या मामले के झूठ का जो फैसला होता है दोस्तों, वो तो खैर माननीय कोर्ट ही करती है, क्योंकि दोस्तों माननीय कोर्ट का क्या नजरिया रहता है, किस तरीके से केस को परीक्षण करती है, केस के सबूतों को देखती है दोस्तों, वो माननीय कोर्ट ही बता सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आम आदमी का नजरिया कुछ और होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कुछ और होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नजरिया कुछ और हो सकता है और हाई कोर्ट का नजरिया कुछ और हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होते होते माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसे केसेस में कई कई बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले दे देता है दोस्तों, जो और चल रहे केसों के लिए नजीर बन जाते हैं। दोस्तों ऐसा ही आज हम एक फैसला आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिया था। दोस्तों ये मामला एक रेप केस का है दोस्तों, जहां पर दो महिलाओं के साथ, जो मैरिड वुमेन के साथ रेप हुआ था, और दोस्तों मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब दोस्तों इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या फैसला था, हाई कोर्ट का क्या फैसला था, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इस केस से आप क्या सीख सकते हैं, या कानून से जुड़े लोग या नए वकील जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी इस तरीके के फैसले वाइटल है, क्योंकि कानूनी प्रैक्टिस में इस तरीके के फैसले बहुत काम आते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट रेखा खींच देता है दोस्तों, उस रेखा को कोई भी पार नहीं कर सकता। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ ऐसी ही एक रेखा खींची है कि जो शायद आपके लिए एक उदाहरण का कारण बन जाएगी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों केस के बारे में। दोस्तों आज का ये जो मामला है ये एक रेप केस पे आधारित है दोस्तों। इस केस में दो महिलाओं के साथ रेप हुआ था, दोनों महिलाएं विवाहित थीं, ऐसा इस केस में कहा गया था, एफआईआर में ऐसा क्लेम किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों केस क्या था, आगे चलते हैं दोस्तों ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला 30 अप्रैल 2025 में दिया। दोस्तों फैसला देने वाली जो ऑनरेबल बेंच थी, जस्टिस सुधांशु धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर के विनोद चंद्रन थे दोस्तों फैसला बहुत ही रोचक था, आप जरा ध्यान से सुनिए, और क्योंकि जो कानूनी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों यदि ऐसे लोग जिनके परिजन कोई रेप केस में अंदर है, जेल में सजा काट रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है दोस्तों, तो वो भी इस फैसले का सहारा लेकर माननीय कोर्ट्स में जा सकते हैं दोस्तों, जहां पर केस चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए केस शुरू करते हैं। दोस्तों इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये मामला 2003 का है दोस्तों। प्रोसिक्यूशन ये कह रहा था कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दो मैरिड वुमेन्स, दो विवाहित महिलाएं, सास के साथ उनका झगड़ा हुआ था, सास के साथ झगड़े के बाद अपने छोटे बच्चे को लेकर निकल पड़ी। अब दोस्तों रास्ते में दो अभियुक्त, अब दोस्तों केस का जो टाइटल है वो मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूं, केशव वर्सेस केशव, दोस्तों केशव सन ऑफ लक्ष्मण रूपनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों ये थे केस के अपीलांट। अब दोस्तों
रास्ते में जब वो निकली आगे तो अभियुक्त उन्हें मिले, एक्यूज्ड 1 और एक्यूज्ड 2। उन्होंने इन दोनों महिलाओं को टेम्पो में बिठाया और कुर्ला ले जाने का आश्वासन दे दिया। मतलब महाराष्ट्र में कुर्ला एक जगह है, वहां पर जाने की बात इन्होंने कही। अच्छा, फिर उसके बाद महिलाओं ने क्या आरोप लगा दिए कि सुनसान खेत में ले जाकर चाकू की नोक पर दोनों महिलाओं के साथ रेप किया गया। और दोस्तों यही नहीं, महिलाएं लगातार 15 दिन परभणी में ही रही। दोस्तों परभणी एक इलाका है जो महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। और इस केस में हुआ क्या, 16 दिन बाद एफआईआर रजिस्टर की गई दोस्तों ट्रायल कोर्ट में मामला चला। 2003 में एक्यूज्ड 1 और एक्यूज्ड 2 दोनों के ऊपर बलात्कार व अपहरण का केस चला और दोनों को दोषी ठहरा दिया गया दोस्तों फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला आया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 में ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, यानी कि दोनों की सजा को बरकरार रखा, दोष सिद्धि को माना। और दोस्तों फिर इसके बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई बात नहीं बनी तो फिर मामला पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें वर्डिक्ट दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसको आपको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो दोस्तों ये चीज देखने वाली है, इंटरेस्टिंग यहां पर है दोस्तों। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपनी दलीलें दी दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि गवाहों की गवाही में विरोधाभास, यानी कि गवाह गवाही दे रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हम क्या गवाही दे रहे हैं। यानी कि जो घटना स्थल पर जो घटना हुई थी गवाही उससे अलग थी। अब दोस्तों सबसे पहली बात, गवाहों की गवाही का विरोधाभास। पीड़िता के बयानों में परभणी ठहरने को लेकर विरोधाभास पाए गए, क्योंकि दोस्तों एफआईआर में यह दिखाया गया था कि महिलाएं दोनों परभणी ठहर रही थीं 15 दिन के लिए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरी तरीके से कंट्राडिक्शन पाया। और दोस्तों जब ट्रायल चला तो ट्रायल में महिलाएं ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि परभणी में वे महिलाएं कहां रहीं और किसके साथ रहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि परभणी में महिलाएं रहती तो उनको माननीय कोर्ट में यह बयान देना चाहिए था कि हम इसके यहाँ ठहरे थे और इतने दिन हम ठहरे वहां पर। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महिलाओं ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था। और दोस्तों तीसरा, नतनी बेचने और ठहरने स्थान संबंधी बातें किसी सबूत में स्पष्ट नहीं हुई दोस्तों। मतलब ऐसा कोई भी सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पाया कि जहां पर उनके ठहरने या रुकने की कोई व्यवस्था थी दोस्तों। अब दोस्तों पहचान, अब दोस्तों ऐसे केसेस में अक्सर कर क्या होता, कई बार जो होता इंडिपेंडेंट विटनेस भी केस में आ जाते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि भैया ये एक्यूज लेके गया था, इस एक्यूज ने ऐसा किया था। तो दोस्तों PW4 जो इस केस में था एक स्वतंत्र गवाह था, उसने आरोपियों को टेम्पो में देखने से इनकार कर दिया। और दोस्तों इस चीज को माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। हालांकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, परंतु कोर्ट ने माना बयान विश्वसनीय नहीं है। अब दोस्तों यहां पर भी कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी बड़े सीरियस नोट में लिया। मेडिकल एविडेंस, अब दोस्तों जब महिलाओं के साथ ये दुर्घटना हुई उसके बाद 15 दिनों के बाद महिलाओं का मेडिकल हुआ। और दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये स्पष्ट किया कि महिलाओं के किसी तरीके के चोट के निशान नहीं पाए गए दोस्तों। ये है इंपॉर्टेंट कैच इस केस में। और दोस्तों उसके बाद फिर कहा कोर्ट ने, तीसरा पॉइंट जो कहा कि कोर्ट ने कहा कि देरी में जांच होने के बावजूद यदि घटना वैसी हुई होती जैसा कि बताया गया था तो घटना के कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते।
दोस्तों यदि किसी के साथ कोई जघन्य अपराध है, जघन्य रेप होता है, चाहे ये चीज तो खैर मेडिकली प्रूवन भी है कि कुछ ना कुछ निशान घटना के रह जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कह रही थी कि उन औरतों के साथ इस तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, पॉइंट नंबर 4, एफआईआर 16 दिन बाद दर्ज की गई। और दोस्तों जब एफआईआर 16 दिन बाद दर्ज की गई तो देरी का कोई सबूत नहीं दिया गया। अब दोस्तों प्रोसिक्यूशन कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पाया कि एफआईआर 16 दिन लेट क्यों की गई, जबकि रेप केस में यह नियम है कि यदि तुरंत पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी जाए तो आयोग को हमेशा शिकायत मिलते ही तुरंत पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है दोस्तों, लेकिन यहां एफआईआर दर्ज होने में 16 दिन लग गए। अब दोस्तों ये सारा का सारा केस जो था सबूतों की क्वालिटी के ऊपर था, क्योंकि दोस्तों सबूत किस क्वालिटी के कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, सबूतों की विश्वसनीयता क्या है, टेस्टिमोनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, दोस्तों ये सब कुछ इस केस में था। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि बलात्कार के केसेस में पीड़िता की गवाही काफी हो सकती है यदि वह भरोसेमंद व स्टर्लिंग क्वालिटी की हो। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम कमेंट था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पीड़िता की गवाही इंपॉर्टेंट हो जाती है, गवाही के बेसिस पे केसेस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट में यदि इन सब चीजों का परीक्षण किया जाए और ये कोर्ट यदि पाए कि गवाही क्वालिटी भरोसे योग्य नहीं है या स्टर्लिंग क्वालिटी की नहीं है, तो माननीय कोर्ट अपने विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकती है। लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा कुछ नहीं पाया। और दोस्तों इस मामले में काफी सारे विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस, इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही, मेडिकल एविडेंस जो दोस्तों डॉक्टर ने प्रस्तुत किया था कि कोई इंजरी नहीं हुई। तो दोस्तों इतनी सारी जब खामियां केस में पाई जा रही हो तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी खामियों को बड़े सीरियस नोट पर लिया और दोस्तों मामले को अपने हिसाब से परखा। और दोस्तों नतीजा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की कहानी संदेह से भरी हुई है, यानी कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस प्रेजेंट किया है पूरी तरीके से डाउट के घेरे में है। अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कमेंट है इस केस में, इसके ऊपर जरा ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया इस केस में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला ग्रेव सस्पिशन से भरा है। दोस्तों ग्रेव सस्पिशन एक बहुत बड़ा शब्द है, यानी कि आप ये सोचिए कि इस मामले में कितनी ज्यादा खामियां पाई गई। 2 महिलाएं जिनके साथ रेप हो रहा है और दोस्तों 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो रही है, 15-16 दिन वो परभणी में भी रह रही हैं और ये नहीं बता पाती कि किसके साथ रही थी, कहां रही थी। दोस्तों इन सारी चीजों को माननीय कोर्ट ने बड़े सीरियस नोट पर लिया और दोस्तों केस को बिल्कुल डाउट की नजर से देखा। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक मामले में यदि जहां पर भी संदेह उत्पन्न हो तो उसका लाभ आरोपी को ही दिया जाना चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, जहां पर केस में डाउट हो रहा होता है तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को ही दिया जाता है। दोस्तों नतीजा क्या हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के आदेश रद्द कर दिए दोस्तों, और अभियुक्त केशव और अन्य को बरी कर दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देते वक्त ये फिर दोहराया कि बलात्कार के मामलों में गवाही तभी स्वीकार्य है जब वे स्पष्ट, विश्वसनीय और बिना किसी विरोधाभास के हो दोस्तों, अन्यथा अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने इस फैसले से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या सीखा। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि रेप केसेस में कई बार इस तरीके के मामले आते हैं, कई बार इस तरीके के मोड़ आते हैं जहां पर लोग संदेह के बाद जो है बच जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि ज्यादातर मामले देश में या सारे के सारे मामले रेप के झूठे ही होते हैं या सारे के सारे सच ही होते हैं। लेकिन दोस्तों मामले की विश्वसनीयता की परीक्षण कैसे की जाए, क्योंकि दोस्तों ये काम सिर्फ और सिर्फ माननीय कोर्ट्स ही कर सकती हैं, और वो भी तब जब स्पेशली इस तरीके के मामले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का केसेस को देखने का नजरिया कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि केस में काफी सारी खामियां थी, गवाहों की गवाही बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, मेडिकल जांच बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अब दोस्तों यहां पे शायद एक बात गौर करने वाली थी, जो पॉइंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए उन्हीं पॉइंट्स को हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने मिस कर दिया। तो दोस्तों ये कहना यहां पर गलत नहीं होगा कि जहां जहां पर यह हाई कोर्ट चूक कर जाती है वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन फैसलों को देखने की या केसेस को देखने का हर कोर्ट का अपना नजरिया होता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने नजरिए से देखा, उसमें खामियां पाई और अभियुक्तों को बरी कर दिया। दोस्तों बेनिफिट ऑफ डाउट के लाभ देकर। तो दोस्तों आपको इस केस से यह सीखना है कि यदि आपके सामने इस तरीके के मामले आ रहे हो तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो बिंदु उठाए हैं उन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों कैसे? बार बार एफआईआर पढ़िए, गवाहों को देखिए, गवाहों की गवाही को देखिए, कौन से गवाह ने कौन सी गवाही दी है, और दोस्तों परिस्थितियों को स्वयं एनालिसिस करने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप प्रॉपरली या और तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे तो यकीनन आपके लिए नतीजे कुछ और ही होंगे। दोस्तों रेप केसेस में कई सारे लोग जेलों में बंद हैं और कईयों के परिजन इस ऐसे केसेस को झेल रहे हैं दोस्तों, या कुछ लोग जमानत पर हैं। और दोस्तों कईयों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों यदि ऐसा लोगों को लगता है दोस्तों, तो ये फैसला उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों जो नए नए वकील साहब हैं, जो अभी जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो दोस्तों ये फैसला उनके लिए भी काम आने वाला है, क्योंकि उनके सामने भी इस तरीके के तरह तरह के मामले आते हैं और आते रहेंगे। तो इस तरीके का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, यूं कह लीजिए कि ऑक्सीजन का काम करेगा दोस्तों आज का ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था दोस्तों, जिस फैसले की हमने चर्चा की। दोस्तों आपको इस फैसले पर अपनी राय यदि देनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।